हेलो नमस्कार दोस्तों। 12 मार्च वार मंगलवार, क्या रहा देश विदेश भारत में वो तमाम खबरें, फटाफट बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। आंध्र प्रदेश में फिर साथ क्यों आई बीजेपी टीडीपी? विधानसभा और लोकसभा चुनाव की कितनी सीटों पर होगा असर? आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी और टीडीपी एक बार फिर से गठबंधन के तहत एक साथ मंच पर शेयर करते हुए नजर आएंगे। वहीं इन दोनों दलों के दोबारा साथ आने की क्या वजह है, वो भी हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने जा रहे हैं और इसका चुनाव में क्या असर होगा, ये जानने के लिए हमारी पूरी रिपोर्ट जरूर देखें। लोकसभा चुनाव के नजदीकी हैं, ऐसे में सभी दल खुद को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी खुद को दक्षिण भारत के राज्यों में मजबूत करने की हर जुगत लगाने की में जुटी हुई है। इस क्रम में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। यहां पर फिलहाल वाईएसआरसीपी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण दल तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी है, जिसका नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू करते हैं। एक समय में चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा थे, लेकिन आज से 7 साल पहले उन्होंने एनडीए से किनारा कर लिया था। वहीं अब एक बार फिर से वह एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और टीडीपी का एक साथ आना उन्हें चुनाव में मजबूती देगा, ये सिर्फ उनकी मजबूरी है। क्या है गठबंधन की वजह, वो भी हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने जा रहे हैं। सही मायनों में देखा जाए तो बीजेपी आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा सीटों पर मजबूत स्थिति में नहीं है। वहीं टीडीपी को भी भाजपा के साथ आने में कोई खास फायदा नहीं था, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि दोनों दलों को साथ आना पड़ा? ऐसा माना जा रहा है कि इस गठबंधन के पीछे एक तरफ जहां भाजपा खुद आंध्र प्रदेश के जरिए दक्षिण भारत में आधार बनाने के प्रयास में जुटी है, तो वहीं टीडीपी के भी अपने निजी फायदे दिखाई देते हैं। एक तरफ जहां टीडीपी ने खुद को एनडीए से ये बात कहकर अलग किया है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं नायडू को घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद केंद्रीय एजेंसियों का डर भी सता रहा है। उन्हें लगता है कि एनडीए के साथ जाने के बाद वह सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही वह गठबंधन के जरिए राज्य के स्थान में भी दोबारा वापसी करने की उम्मीद में भी हैं। आंध्र प्रदेश की सीटों का अगर गणित लगाया जाए, वो भी हम आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 जबकि विधानसभा की 175 सीटें हैं। इनमें से भाजपा ने लोकसभा के लिए 6 और 8 जबकि विधानसभा चुनाव के लिए 15 सीटों की मांग की है। फिलहाल टीडीपी भाजपा को 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी विधानसभा सीटें कम करने को तैयार है, लेकिन लोकसभा सीटों को कम करने के मूड में नहीं है। पिछले चुनाव में हार जीत के जो आंकड़े देखे जाए तो आपको बता दें कि इससे पहले जब टीडीपी एनडीए का हिस्सा थी, तब 2014 के चुनाव में टीडीपी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा को 2 सीटों पर जीत मिली थी। वही अलग होने के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में टीडीपी को मात्र 3 सीटें ही मिल पाई, जबकि भाजपा को 0 पर आ गई। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में जब दोनों दल एक साथ थे तो टीडीपी ने 102 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा को 4 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं अलग होने के बाद 2019 के चुनाव में टीडीपी को विधानसभा चुनाव के 23 जबकि भाजपा को एक भी सीट जीत नहीं मिली थी। गठबंधन में पवन कल्याण की क्या भूमिका है, वो भी हम बताने जा रहे हैं। वहीं इस कहानी का एक और हिस्सा है, अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण। माना जा रहा है कि बीजेपी और टीडीपी को एक साथ लाने में पवन कल्याण की अहम भूमिका रही है। पवन कल्याण भी टीडीपी और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जनसेना पार्टी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में गठबंधन के साथ है। इस गठबंधन में टीडीपी ने पवन कल्याण की जेएसपी को पहले ही विधानसभा की 24 जबकि लोकसभा की 3 सीटें दे दी हैं।
विपक्ष का तंज पीएम मोदी के लिए कब कब बन गया जीत का मंत्र। चौकीदार से 350, परिवार से 400 पार। वोट के बदले नोट पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 26 साल पुराना फैसला। क्या कहता है नया कानून, वो तमाम खबरें। विपक्ष का तंज है कि पीएम मोदी के लिए कब कब बन गया जीत का मंत्र। जी हां, चौकीदार से 350, परिवार से 400 पार। पटना में सोमवार को हुई राजद की रैली में लालू यादव ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने मुहिम चला दी और खुद को मोदी परिवार बताया। जब भी विपक्ष ने तीखे बयान दिए हैं, मोदी के लिए वो वरदान साबित हुए हैं। जानिए कैसे। बिहार में रविवार को पटना में आयोजित रैली, जिसमें महागठबंधन से सभी दलों के नेता शामिल हुए थे, वहां मंच से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी और उसके परिवार को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उनके इस बयान पर देश भर में भाजपा समर्थकों ने तीखी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं पीएम के समर्थक और भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल में मैं हूं मोदी का परिवार लिखने लगे। धीरे धीरे मैं हूं मोदी का परिवार सोशल मीडिया की ट्रेडिंग लिस्ट में शामिल हो गया और मोदी का परिवार ट्रेड कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी नेता संबंधित पात्रा, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल जैसे तमाम नेताओं और पीएम मोदी को देश भर में पसंद करने वाले लोगों ने अपने एक्स और बायो में बदलाव किया है और तमाम लोगों ने अपने नाम के आगे लिखा है मोदी का परिवार। पीएम मोदी ने कहा करोड़ों लोगों का है परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में आयोजित जनसभा में भ्रष्टाचार पर परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मंच से साफ कर दिया है कि देश की 140 करोड़ आबादी उनका परिवार है। उन्होंने कहा कि देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार है। देश का हर गरीब मेरा परिवार है, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी का है और मोदी उनका है। मोदी के इस बयान पर प्रोफाइल पर लिख रहे हैं मैं हूं मोदी का परिवार। बीजेपी के इस स्लोगन को अब तक कैंपेन बना दिया है। जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं भी चौकीदार को पार्टी के कैंपेन बना लिया था। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने एक कैंपेन चलाया था और बार बार चुनावी मंचों से चौकीदार चोर है के नारे लग रहे थे, जिसके जवाब में सोशल मीडिया पर मोदी के चाहने वाले मैं भी चौकीदार लिखने लगे थे और तब पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान यह नारा बीजेपी की नेताओं की जुबान पर था। विपक्ष ने कसा तंज, पीएम मोदी के लिए बन गया जीत का मंत्र 2007 मैं भी मोदी, फेमस मोदी मास्क को सोनिया गांधी के मौत के सौदागर वाले स्टेटमेंट को जोड़कर मोदी ने पूरा चुनाव खुद पर केंद्रित कर गुजरात का पूरा चुनाव ही बदल दिया था। उसी समय मोदी पहली बार एंटी का सामना कर रहे थे और केशुभाई पटेल का विरोध भी चरम सीमा पर था। 2012 जीतेगा गुजरात केंद्र सरकार द्वारा गुजरात के साथ हो रहे अन्याय को मुद्दा बनाया और एक साइलेंट कैंपेन चलाया कि यदि मोदी जीता तो अगला प्रधानमंत्री वही होगा। 2014 में चाय वाला कपिल सिब्बल का एक बयान और मोदी ने लॉन्च किया चाय पर चर्चा, जिसके बाद बहुमत से जीते मोदी और भाजपा 2017 में कुछ विकास। जी हां, गुजरात में जातिगत आंदोलन अपने पीक पर थे, जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी हो रही थी। परसेप्शन लो पॉइंट पर था। ऐसे में आंदोलनकारी युवा नेताओं ने कैंपेन चलाया विकास गाड़ो थया छे, यानी गुजरातियों को विकास की झूठी तस्वीर दिखाई जा रही है। 15 साल बाद पहली बार मोदी की गैर मौजूदगी में लड़े गए चुनाव में मोदी ने एक बार फिर मैं हूं छू के विकास कैंपेन के जरिए गुजरात की ग्रोथ स्टोरी को इमोशनल ट्विस्ट देते हुए अपने चेहरे के साथ गुजरात में आम नागरिक को जोड़ा और राज्य में लगातार 5वीं बार बीजेपी की सरकार बनाई। अगर बात की जाए 2019 में मैं भी हूं चौकीदार कैंपेन के ट्विटर पर रिच ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये ट्विटर पर चलने वाला सबसे बड़ा जीरो प्रमोशन सेल्फ जनरेट वायरल कैंपेन था और भाजपा को 300 वोट मिले थे।
2024 में मोदी का परिवार, अब क्या लगता है 400 या 450? बीजेपी जल्द ही लॉन्च करेगी मोदी का परिवार का लोगो। मैं भी चौकीदार की तर्ज पर ही सोशल मीडिया टूल्स के जरिए इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मोदी का परिवार के लिए कई फ्लैश इवेंट्स भी प्लान किए जा रहे हैं। टेलीविजन सहित कई मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इन दिनों दूध पीने के फायदे गिनाते विज्ञापनों की भरमार है। ऐसे विज्ञापन अक्सर दिखते हैं, हमारी कंपनी की बिस्कुट में ज्यादा दूध है, अगर आप हमारी कंपनी का दूध या इससे बने प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपके बच्चे चैंपियन बन सकेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, हर कोई जानता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 में यहां 23 करोड़ टन से भी ज्यादा दूध का उत्पादन हुआ था। भारतीय समाज में यह प्रचलित मान्यता है कि मानव शरीर के लिए दूध बहुत जरूरी है और यह सेहतमंद पेय है। कई लोगों को रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध पीने की आदत होती है, लेकिन यह भी सच है कि नवजात अवस्था के बाद मनुष्य को छोड़कर दूसरा कोई प्राणी दूसरे प्राणी का दूध नहीं पीता। भारत का यूरोप 4 देशों से मुक्त व्यापार समझौता, 100 अरब डॉलर का निवेश और क्या है फायदे, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। आगे खबर में बने रहें, हमारे साथ जाइएगा नहीं। 5 घंटे पहले भारत ने 4 यूरोपीय देशों के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया है। कहा जा रहा है कि इस समझौते से अगले 15 सालों में 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। जी हां, देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने समझौते के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि भारत में ये 4 यूरोपीय देश 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। इन यूरोपीय देशों में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिनस्टेटाइन शामिल है। ये चारों ही देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं। इस ट्रेड समझौते के लिए साल 2008 में बातचीत शुरू की गई थी और फिर नवंबर 2018 में ये बातचीत रुक गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2016 में फिर इस पर चर्चा शुरू हुई। समझौते पर फाइनल मुहर लगने से पहले कुल 21 दौर की बातचीत हुई। अब समझौते पर हस्ताक्षर हो चुका है। पेट्रोल डीजल, देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव, जाने कहां हुआ सस्ता और कहां महंगा। पीपीटी न्यूज की खास रिपोर्ट। 2024 राज्य स्तर पर पेट्रोल डीजल के भाव की बात करें तो बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज पेट्रोल डीजल के दाम है वो घट गए हैं। पेट्रोल एंड डीजल प्राइस की अपडेट के बारे में बता दें कि देश भर में आज यानी 11 मार्च के लिए पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं। हर दिन की तरह सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव कर दिया है, जिसके मुताबिक आज राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर हैं। हालांकि राज्य स्तर पर कई राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है, लेकिन कुछ राज्यों में इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। ऐसे में तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में पेट्रोल डीजल किस भाव मिल रहा है। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज देश के किन किन राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई हैं। वहीं आपको यह भी बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल कहां कहां महंगा हुआ है। तो चलिए जानते हैं पीपीटी न्यूज की एक खास रिपोर्ट की अलग अलग राज्यों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितना बदलाव हुआ है। अगर महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दामों की बात की जाए तो वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर देश के महानगरों की बात करें तो राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आज पेट्रोल के जो रेट हैं और डीजल के हैं वो देखा जाए तो भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 23 पैसे और डीजल 22 पैसे सस्ता हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 72 पैसे और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 31 पैसे और डीजल 94 रुपये 27 प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 3 पैसे और डीजल की 92 रुपये 76
पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 63 पैसे और डीजल 94 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर है। बिहार में पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। जी हाँ, राज्य स्तर पर पेट्रोल डीजल के भाव की बात करें तो आज बिहार में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। यहाँ पेट्रोल के दाम हैं वो 10 पैसे घटकर प्रति लीटर अगर देखा जाए तो 10 पैसे घटकर 95 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर रहा। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में भी आज पेट्रोल डीजल के दाम वो भी कुछ घट गए हैं। अगर असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। मोदी का आया फोन, डर गई ममता। टीएमसी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट तो भड़के अधीर ने बताया धोखेबाज। जी हां, लोकसभा 2024 को लेकर ममता बनर्जी ने अपने 42 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और उन्होंने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी है। बीजेपी के खिलाफ पश्चिमी बंगाल में इंडिया गठबंधन का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है क्योंकि राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कोई बात नहीं बन पाई। टीएमसी ने आज कोलकाता के चुनावी रैली के दौरान ही अपने सभी 42 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें क्रिकेटर्स से लेकर अलग अलग क्षेत्र के कई बड़े चेहरों को भी टिकट दिया गया है। टीएमसी के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरामपुर सीट से उतारा है, जिससे कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी जीतते रहे हैं। अब अधीर ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है और 2024 के लिए टीएमसी द्वारा प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिमी बंगाल के 42 उम्मीदवारों की घोषणा करके ममता बनर्जी ने साबित कर दिया है कि किसी भी राजनीतिक नेता या पार्टी को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। टीएमसी के प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह लिस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को मैसेज की है, वह इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। अगर बात की जाए यूसुफ पठान को लेकर तो क्या बोले नेता विपक्ष। टीएमसी ने बहरामपुर सीट के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के नाम ऐलान किया है, जिस पर अधीर ने कहा कि अगर ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस यूसुफ पठान को सम्मान देना चाहती थी तो उन्हें राज्यसभा भेज सकती थी या यूसुफ पठान के लिए गुजरात में एक सीट मांग सकती थी। केंद्र से डरी ममता। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी डरी हुई है कि अगर वह इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हुई तो पीएम मोदी ईडी और सीबीआई भेज देंगे। इस वजह से उन्होंने पीएमओ को संदेश भेजा है कि मुझसे नाखुश मत होइए, मैं बीजेपी के खिलाफ गठबंधन के साथ नहीं हूं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को सीटें न देकर ही साबित कर दिया है कि किसी को भी धोखा दे सकती हैं और उन पर किसी भी राजनीतिक दल को विश्वास भी नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि पहले चर्चाएं थी कि बंगाल में टीएमसी कांग्रेस 3-5 सीटें भी दे सकती हैं, लेकिन आखिर में नतीजा ढाक के 3 के पात ही रहा। अब बंगाल में फिलहाल टीएमसी और कांग्रेस के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। भारत बना विश्व का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश। रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जाने पाकिस्तान किस नंबर पर है। भारत बना विश्व का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश। रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जाने पाकिस्तान किस नंबर पर है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का खुलासा हुआ कि उनके अनुसार पिछले 5 साल में भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। जानिए सबसे ज्यादा हथियार भारत में किस से खरीदे। भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। भारत पिछले 5 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बना है।
ये बड़ा दावा स्वीडन की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की ओर से सोमवार को जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ भारत बल्कि पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा हथियार एशियाई देशों ने खरीदे हैं। यूरोप का हथियार आयात 2014-18 की तुलना में 2019-23 में विपन्स की खरीदा प्रतिशत 2 गुना हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण रूस और यूक्रेन की जंग को माना जा रहा है। यही कारण है कि इस अवधि में अमेरिका का हथियारों का एक्सपोर्ट भी 17% बढ़ गया है। हालांकि रूस जो कि हथियारों के निर्यात में परंपरागत रूप से बड़ा देश माना जाता रहा है, इसके निर्यात में रूस और यूक्रेन की जंग के बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लिहाजा रूस हथियार बेचने में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। अमेरिका पहले और फ्रांस दूसरे स्थान पर काबिज है। फ्रांस का हथियारों का निर्यात 5 साल में 47% बढ़ा। फ्रांस का हथियार निर्यात 2014-18 और 2019-23 के बीच 47% बढ़ा है। फ्रांस के हथियार का सबसे बड़ा खरीदार भारत रहा, जो फ्रांस के कुल निर्यात का करीब 30% माना जा रहा है। हाल के समय में भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं। ये महंगे फाइटर जेट होते हैं। वहीं रूस की बात की जाए तो रूस से जब यूक्रेन के साथ जंग में उलझा था तभी से हथियारों का निर्यात कम हो गया है। रूस का हथियार निर्यात 2014-18 और 2019-23 के बीच 53% तक गिर गया। 2019 में बात की जाए तो उसने 31 देशों का हथियार बेचे। 2023 में सिर्फ 12 देशों ने हथियार खरीदे। रूस के हथियारों में 34% भारत ने खरीदे। रूस के हथियार परंपरागत है, नए जमाने के हिसाब से अपडेटेड नहीं है। वहीं दूसरी ओर कहीं भी भारत बन गया सबसे बड़ा खरीदार, 5% बढ़ गया आयात। रिपोर्ट भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। 2014-18 और 19-23 के बीच भारत का हथियार का आयात 4.7% बढ़ा। 9.8% हथियार आयात के साथ दुनिया के पहले नंबर पर है। रूस से भारत ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। भारत के कुल हथियार आयात का यह 36% रहा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1964 में सोवियत के समय बाद यह पहली बार है जब भारत हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 50% से कम है। ये है देश दुनिया के हथियारों के सबसे बड़े खरीदार। ये है देश दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े खरीदार। भारत के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार सऊदी अरब हथियारों का आयात करता है। वैसे सऊदी अरब पहले स्थान पर रह चुका है, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार अब दूसरे स्थान पर काबिज है। कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और चीन ने खरीदा है। कंगाली में भी पाकिस्तान ने खरीदे हथियार। आटे दाल की किल्लत, रसोई गैस, पेट्रोल आसमान छूते दाम खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान ने खरीदे हथियार। आटे दाल की किल्लत, रसोई गैस, पेट्रोल के आसमान छूते दाम, महंगाई और खत्म हो चुके विदेशी मुद्रा भंडारण के बावजूद पाकिस्तान हथियार खरीदने में पीछे नहीं रहा। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के हथियार खरीदने में 43% बढ़ोतरी देखी गई है। इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक या कर्ज है वो प्राप्त उस राशि की बड़ी उपयोग हथियार खरीदने की 43% बढ़ोतरी देखी गई। इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद या कर्ज IMF या अन्य माध्यमों से प्राप्त होता है। इस राशि का बड़ा उपयोग वह हथियारों को खरीदने में कर देता है। भारत ने इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को आगाह भी किया था। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक है। चीन से ही वो हथियार खरीदता है। समुद्रयान को लेकर आया बड़ा अपडेट, सफलतापूर्वक पास किया ये टेस्ट, जाने कब होगा लॉन्च। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि समुद्रयान को अगले साल अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा। वैज्ञानिक समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक जाकर अभियान को पूरा करेंगे।
चंद्रयान के बाद अब इसरो अपने महत्वाकांक्षी समुद्रयान अभियान की तैयारी में लग गया है। इसरो ने समुद्रयान मिशन में बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार को बंगाल की खाड़ी में समुद्र के अंदर कुछ टेस्ट सफलतापूर्वक किए। इसके बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि समुद्रयान 2025 के अंत में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्र की गहराई में खोज करने के लिए तैयार है। क्या है खासियत? किरण रिजिजू ने कहा कि भारत समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक अपने वैज्ञानिकों को भेजने की तैयारी कर रही है। इस मिशन से समुद्र की गहराई में छुपे रहस्यों का पर्दा उठ सकेगा। पनडुब्बी वैज्ञानिक सेंसर उपकरणों से लैस होगी और इसकी परिचालन क्षमता 12 घंटे होगी, जिसे आपात स्थिति में 96 घंटे बढ़ाया जा सकता है। अब तक अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान देशों ने गहरे समुद्र मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। भारत ऐसे में विशेषता क्षमता प्रदर्शन करके इन देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए तैयार है। इससे क्या फायदा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। कोबाल्ट, मैग्नीज और निकल के अलावा रासायनिक जैव विविधता, हाइड्रोथर्मल वेट और कम तापमान वाले मीथेन का पता लगाया जाएगा। इस मिशन में भारत मत्स्य सबमर्सिबल में 3 लोगों को भेजेगा। यह सबमर्सिबल 6000 मीटर की गहराई तक दबाव झेलने की क्षमता रखता है। यह सबमर्सिबल पानी के अंदर 12 से 16 घंटे लगातार काम कर सकता है। इसमें 40 घंटे के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन सिस्टम होगा। मत्स्य 6000 सबमर्सिबल समुद्र में जहाज के संपर्क में रहेंगे। मत्स्य 6025 टन का है और इसकी लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है। 6000 करोड़ का बजट इस पूरी समुद्री यान की परियोजना के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें लगे सबमर्सिबल को मत्स्य 6000 नाम दिया गया है। इसे टाइटेनियम धातु से बना है। इसका व्यास 2.1 मीटर है। यह यान 3 लोगों को समुद्र की गहराई में ले जाने में सक्षम होगा। अब करते हैं फिल्मी हलचल। जी हाँ, आज हम आपको फिल्मों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देते हैं। धीरे धीरे हम प्रोग्रामों को अपडेट कर रहे हैं। इसी के जरिए ओपेनहाइमर के नाम से बेस्ट पिक्चर अवार्ड, एमा स्टोन बनी बेस्ट एक्ट्रेस। ऑस्कर का एक और सीजन खत्म हो चुका है और 2024 ऑस्कर विनर की पूरी लिस्ट सामने आ गई है। एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस सबसे बड़े अवार्ड फंक्शन का आयोजन लॉस एंजिलस कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में किया गया था, जिसमें कई बेहतरीन फिल्मों का दबदबा देखने को मिला। वहीं बात करें हॉलीवुड फिल्म ओपेनहाइमर ने बेस्ट पिक्चर अवार्ड अपने नाम किया है। इतना ही नहीं, फिल्म ने कुल 7 अवार्ड अपने नाम किए हैं। क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। सिलियन मर्फी को ओपेनहाइमर ने उनके अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया है। अवार्ड मिलने पर वह बेहद खुश नजर आए। उन्होंने सबसे पहले अकादमी को धन्यवाद किया और फिर खुद को डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन का आभारी बताया। उन्होंने कहा कि वह सबसे ज़्यादा नोलन के आभारी हैं जिन्होंने उन्हें ये मौका दिया। इस फिल्म की टक्कर पुअर थिंग्स और किलर्स ऑफ द फ्लावर मून से भी थी। भले ही अन्य 2 फिल्में इस रेस में जीत न पाई, लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड पुअर थिंग्स अभिनेत्री एमा स्टोन को मिला है। एमा स्टोन ने पुअर थिंग्स में बेला बेक्स्टर का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर्स अवार्ड मिला है। इस कैटेगरी में यह एमा की यह दूसरी जीत है। इससे पहले उन्होंने 2017 में ला ला लैंड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता था। हरियाणा वैज्ञानिक ने 8 साल की बेटी की बेरहमी से की हत्या, खुद भी किया जीवन समाप्त। वैज्ञानिक लुआस में अपने ऑफिस में सर्जिकल ब्लेड से वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर एसपी, एएसपी, डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचे। सोमवार को शवों का पोस्टमार्टम होगा। हरियाणा के हिसार में लुआस के सर्जिकल विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप गोयल ने अपने ऑफिस में रविवार करीब शाम 5 बजे सर्जिकल ब्लेड से पहले 8 साल की बेटी सनाया की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद खुद के हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव ऑफिस में लहूलुहान हालत में मिले। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक मोहित डांडा,
एएसपी राजेश मोहन, सिविल लाइन थाना प्रभारी राजेंद्र मौके पर पहुंचे। रात करीब 9 बजे दोनों के शवों को नागरिक अस्पताल ले जाया गया। सोमवार को शवों का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में तनाव के चलते वारदात को अंजाम देना बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मूल रूप से नरवाना के रहने वाले डॉक्टर संदीप गोयल लुआस में सर्जिकल विभाग में वैज्ञानिक पद पर थे। 8 साल की बेटी सनाया और पत्नी नीतू गोयल के साथ एचयू के ओल्ड कैंपस में रहते थे। रविवार शाम बेटी सनाया को लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचे। इसके बाद अपने ऑफिस में गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद सर्जिकल ब्लेड से पहले बेटी की बेरहमी से हत्या की और खुद के हाथ की नस भी काट ली गई। काफी देर तक जब वैज्ञानिक बाहर नहीं आए तो कर्मचारियों ने दरवाजे पर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद अधिकारियों और सुरक्षा इंचार्ज को बताया गया। लुआस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दरवाजे को तोड़ा तो अंदर सोफा सेट पर बेटी का शव और जमीन पर डॉक्टर संदीप गोयल का शव खून से लहूलुहान पड़ा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पहले वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप गोयल ने 8 साल की बेटी की गला रेतकर हत्या की, बाद में खुद की आत्महत्या कर ली। डॉक्टर गोयल डिप्रेशन का शिकार थे। बाकी हर पहलू पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई को झटका, कल तक देनी होगी जानकारी। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को झटका, कल तक देनी होगी जानकारी। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टेस्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने का समय बढ़ाने की मांग की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। इससे पहले भी पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है, उसे निर्देश दिया था कि वह 6 मार्च 2024 तक 12 अप्रैल 2019 तक लेकर खरीदे गए बॉन्ड का चुनाव आयोग को बताएं। एसबीआई ने जानकारी देने की तारीख 30 जून बढ़ाने की मांग की थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई को 12 मार्च 2024 तक जानकारी देनी होगी और चुनाव आयोग को यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर 12 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक जारी करनी होगी। तो दोस्तों, ये थी देश विदेश की अहम खबरें। अगर आपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, उम्दा खबरों के साथ।